हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी और आज इसका 12th लेक्चर है। हम लोगों ने कल से एन्युइटी स्टार्ट किया था और आज एन्युइटी का सेकंड लेक्चर है। कल वाला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। एंड आई एम श्योर कि अगर कल वाले सेशन में आपकी जो भी डाउट्स रहे होंगे आपने उसको कमेंट सेक्शन में कर दिया होगा और आई एम ऑल्सो श्योर कि मैंने उसका जवाब आप लोगों को दे दिया होगा। राइट। सो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप लोग यहां पर मेरे बारे में थोड़ी सी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और ये मेरा शेड्यूल है जून 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए। मंडेज, वेडनेसडेज और फ्राइडेज को शाम को 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स वाला कोर्स कंडक्ट कर रहा हूं। और दिसंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए रोज सुबह 10 बजे यहां पर क्लास चलती है। और अनअकैडमी प्लस पर हमारा एकाग्रता बैच स्टार्ट होने वाला है 24 अप्रैल 2023 से, जिसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। और सब्सक्रिप्शन लेते समय यू जस्ट हैव टू यूज माय कोड NISH10, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कभी डिस्काउंट 10% होता है, कभी डिस्काउंट 20% होता है, कभी 25% हो जाता है। तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो आप मेरा कोड यूज करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी ये वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वर्चुअल लाइब्रेरी में हर चैप्टर के डिटेल सेशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बट अगेन अगर आप लोग 100% लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एंड यू कैन यूज माय कोड NISH10 टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अब ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। हम लोगों ने एन्युइटी स्टार्ट किया था। तो एन्युइटी में मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें अगर होती हैं तो उसको एन्युइटी बोल दिया जाता है। पहली बात तो कि अमाउंट जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए। यहां पर लिखा था अमाउंट आपका फिक्स होना चाहिए, जो भी अमाउंट पे या रिसीव किया है वो आपका फिक्स होना चाहिए। दूसरा, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पेमेंट्स मस्ट बी रेगुलर। और तीसरा, इट शुड बी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये एक सर्टेन पीरियड के लिए होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस, सिद्धू मूस वाले का भी डेथ हो गई है। यस आई नो, सिद्धू मूस जी का मर्डर हुआ है, के जी की डेथ हो गई है। इट्स पता नहीं क्या है, चलो कोई बात नहीं। अब हमें अपना काम करते रहना चाहिए, हमें स्ट्रांग रह के अपना काम करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो एन्युइटी में मैंने फिर आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर बताया था और उसका मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने बात की थी कि 2 टाइप की एन्युइटीज होती हैं। एक होती है एन्युइटी ड्यू, जिसको हम लोग एन्युइटी इमीडिएट भी बोलते हैं। जब आप हर पीरियड के बिगिनिंग में पेमेंट्स देते हो या आपको रिसीट्स मिलती हैं तो उसको एन्युइटी ड्यू बोला जाता है। लेकिन जब आप हर पीरियड के एंड में पेमेंट्स देते हो या आपको रिसीट्स होती है तो उसको एन्युइटी रेगुलर बोल दिया जाता है। फिर हमने बात की थी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि संजना, अगर आप में से संजना, कल हमने संजना का एग्जांपल लिया था और मैंने कहा था कि संजना अगर मैं आपको हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए देता हूं फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मम्मी पापा पॉकेट मनी दे रहे हैं एंड you have no any you have no valid reason to spend the money that I give to you, you keep on investing it in a bank which pays you 10% per annum compounded annually return, right? So what will be the amount that you'll be left with at the end of 4 years? ये हम लोगों ने यहां पर बात की थी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। तो हम लोगों ने ये डायग्रामेटिकली समझा था इसको, ठीक है। डायग्रामेटिकली कैसे समझा था कि पहले साल के एंड में जो 10,000 रुपए मिला, इसको 3 साल तक ग्रो करने का मौका मिलेगा। तो इसके तीसरे साल के एंड में यानी ओवरऑल चौथे साल के एंड में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो 13,1310 ये आपकी पहले वाले 10,000 की वैल्यू हो जाएगी। दूसरे साल के एंड में जो 10,000 दिया जाएगा वो 2 साल के लिए ग्रो करेगा और चौथे साल के एंड में उसकी वैल्यू 12,100 हो जाएगी। तीसरे साल के एंड में जो 10,000 मिलेगा वो 1 साल के लिए ग्रो करेगा और चौथे साल के एंड में उसकी वैल्यू 11,000 रुपए की हो जाएगी। और चौथे साल में जो आपको 10,000 मिलेगा उसको ग्रो करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप इन सभी फ्यूचर वैल्यूज को जब टोटल कर दोगे तो 46,410 आपका आएगा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग रिविजन्स करते जा रहे हो और इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग सीरियसली ले रहे हो, नहीं तो आगे चलकर जब थोड़े से भी टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान देते रहना कॉन्सेप्ट में, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि उसको सेम चीज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस किए थे। 2 क्वेश्चंस मैंने किए थे, एक तो यही वाला करके दिखा दिया था और उसके बाद एक ये क्वेश्चन किया था, एक ये वाला क्वेश्चन दिया था। देन आई गेव यू 3 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल वाले सेशन के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने आंसर्स दिए हैं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। द अमाउंट ऑफ एन्युइटी सर्टेन ऑफ 150 रुपीज फॉर 12 years at 3.5% per annum compound interest। अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनते रहना आप सभी लोग। अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी सर्टेन, अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी सर्टेन, ठीक है। अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी सर्टेन, एन्युइटी सर्टेन ऑफ 150 रुपीज। एन्युइटी सर्टेन का मतलब क्या हो गया, एन्युइटी रेगुलर कल बताया था, एन्युइटी ड्यू या इमीडिएट, एन्युइटी रेगुलर या एन्युइटी सर्टेन।
राइट। तो एन्युइटी सर्टेन 150 रुपए की एन्युइटी है, 12 साल का टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 3.5 है, आपको उसका अमाउंट निकालना है, यानी आपको उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 150, टाइम आ गया आपका 12 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 0.035, नॉक पी आ गया आपका 1, और आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालना है। तो a इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी, ये आपका हो जाएगा। तो इट्स 150 इंटू 1 प्लस 0.035 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 3, नहीं 12 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.035 डिवाइडेड बाई 1, ये है। और इसका आंसर कैसा आएगा, कैलकुलेटर देवता को प्रकट करवाते हैं। आइए कैलकुलेटर देवता प्रकट होइए। 0.035 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू m प्लस 0.035 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू इंटू 150, एंड योर आंसर विल बी 2190.2, जो भी है ये 2190। तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन ए आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। राइट, वेरी गुड। रोशनी मौर्य, राहुल कुमार, हर्षद आप बी क्यों कह रहे हो? हर्षद यही somebody saying Rahul Kumar is saying B. No, Rahul, B is 1290, B is 1290, A is 2190, हमारा तो 2190 है ना। अच्छा, अब मुझे समझ में आया आपके मिसक्लिक्स कैसे होते हैं, ऐसे ही तो आपके मिसक्लिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसका प्लीज ध्यान रखो, आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना है कि जो आप मार्क कर रहे हो वो सिमिलर लुकिंग तो नहीं है। यू हैव टू बी वेरी श्योर व्हाइल सर्कलिंग द करेक्ट आंसर इन द एग्जाम। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो तब तो आप ऐसे एग्जाम में भी कंफ्यूज हो जाओगे। राहुल प्लीज बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 2190 है, ऑप्शन बी आपका 1290 है, और आपका आंसर 2190 आया है, तो आपको ऑप्शन ए मार्क करना होगा आंसर। ठीक है, मुझे पता है आपने जानबूझ के नहीं किया, आपका गलती से हुआ होगा, बट ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये वाली गलती तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि चलो सर अभी तो क्लास ही है, अब ये वाली गलती आगे से नहीं करेंगे, मतलब ठीक है ना, हो गया, नहीं हुआ ये। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। ये आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है कि कितना सीरियस इशू है, कि आपका आता हुआ है। राहुल आपका आंसर सही आया, फिर भी आपसे गलती से, जल्दबाजी में या किसी भी वजह से या ध्यान से ना पढ़ने की वजह से आपका आंसर बी हो गया। इमेजिन करो अगर ये सिचुएशन एग्जाम हॉल में होगी तो फिर क्या होगा, -0.25, सीधा -0.25। ठीक है, तो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? जिसने मुझे सजेस्ट किया वो वाली साक्षी, अच्छा ठीक है, तो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चलिए आइए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, ये मैंने दिया था आपको। A 100 है, N 10 है, I 5% है, फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर इसको देखो, N क्या होता है, N इज बेसिकली T इंटू नॉक पी ना। तो अब यहां पर आपको T इंटू नॉक पी की वैल्यू दी हुई है, राइट। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे आता है, फ्यूचर वैल्यू इज A इंटू 1 प्लस I बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन I बाई नॉक पी। ठीक है, व्हाट इज A? A इज 100, 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी की वैल्यू 10 दी हुई है, तो ये 10 आ जाएगा, -1 अपॉन 0.05 डिवाइडेड बाई 1। कितना आता है इसका आंसर, कितना आता है इसका आंसर? 0.05 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू m प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू इंटू 100। कितना आता है? 1257.79, 1257.79, 1257.79 या अप्रोक्सीमेटली 1258। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। ठीक है, गेटिंग इट? 1258, वेरी गुड। हर्षित, महक, रिमझिम, एमिर, रौनक, रोशनी, हर्षद, मानसी, मंजू, मनोज, सर्वजीत, दिया, गोविंद, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसमें आपको टाइम निकालना था, तो आइए देखते हैं। गिवन एन्युइटी ऑफ 100 रुपीज अमाउंट्स टू इतना एट 4.5 रुपीज पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एन्युइटी कितने की है? एन्युइटी 100 रुपए की है, तो एन्युइटी 100 रुपए की है। इट अमाउंट्स टू इतना, इट अमाउंट्स टू इतना, एन्युइटी है और इतना अमाउंट कर रही है, मतलब जाहिर सी बात है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर आपका कितना हो गया? 3137.12। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 0.045। आपको टाइम निकालना है।
तो फॉर्मूला यही हो जाता है एफ बी ए आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी, राइट। तो ये फ्यूचर वैल्यू आपको दी हुई है 3137.12 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.045 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.045 डिवाइडेड बाई 1, राइट। तो अभी इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, या तो आप लोग डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो ऑप्शंस, ठीक है, या तो आप लोग डायरेक्टली ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास सारी की सारी साफ सुथरी फिगर्स हैं, क्योंकि हमारे पास साफ सुथरी फिगर्स हैं, इसलिए बेनिफिशियल क्या होगा कि आप थोड़ा सा मैनुअल काम कर लीजिए, थोड़ा सा फिगर्स को इधर उधर अरेंज कर लीजिए, जिससे आपके पास एट द एंड सिर्फ इतना बच जाएगा 1.045 रेज टू द पावर टी, ठीक है। फिर 1.045 को इनटू इक्वल टू करते रहिएगा, और जब तक आपका एलएचएस वाला आ जाएगा तब वही वाली पावर आपकी आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में किया हुआ है, राइट, कि यहां पर क्योंकि आपकी साफ सुथरी फिगर्स है, अगर साफ सुथरी फिगर्स नहीं होती, मतलब ड्रंकन पावर्स वाली होती, तब तो हम यहीं पर ऑप्शंस ट्राई कर सकते थे। हम यहां पर भी अभी भी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, बट इजियर एंड कन्वीनियंट विल बी टू अरेंज द फिगर्स मैन्युअली फॉर अ व्हाइल एंड देन फाइनल स्टेप पे आप ऑप्शंस ट्राई करो कैसे, इनटू इक्वल टू करके। दिस इज जस्ट माय सजेशन, बाकी जैसे आपको आसान लगे आप ऐसे कर सकते हो, राइट। तो अभी ये क्या हो जाएगा 3137.12 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 1.045 रेज टू द पावर t माइनस 1 अपॉन 0.045। फिर ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3137.12 इंटू 0.045 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1.045 रेज टू द पावर t माइनस 1, ठीक है। ये माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 3137.12 इंटू 0.045 अपॉन 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.045 रेज टू द पावर t, यही हो जाएगा। तो अभी एलएचएस में आपका क्या आता है, आओ देखते हैं। व्हाट विल बी इन एलएचएस, एलएचएस में आपका आएगा 3137.12 इंटू 0.045 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू प्लस 1, ये आपका आता है 2.411704, 2.411704 इज इक्वल टू 1.045 रेज टू द पावर t। तो अब आप कैलकुलेटर पर 1.045 करो इनटू इक्वल टू जब तक आपकी ये वाली वैल्यू ना आ जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में, इसमें भी हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास मिनिमम तो 20 इयर्स है, तो 20 तक तो बिना सोचे समझे अपना इक्वल टू करते रहो, पावर 20 तक तो बिना सोचे समझे इक्वल टू करते रहो। आओ देखते हैं, that's 1.045 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 आ गया 2.4117, 2.4117, ठीक है। तो 20 इयर्स ही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी 20 इयर्स इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे, बोलो निष्ठे 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 निष्ठे, बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे, ठीक है। उमेश, मानसी, प्रणय, काजल, गोविंद, रिमझिम, प्रिंस, अभिराज, साक्षी, रोशनी, अभिराज, अंशिका, ठीक है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने। If the amount of an annuity after 25 years at 5% per annum compound interest is 50,000, then the annuity will be, देख रहे हो अब आप लोग, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। If the amount of an annuity after 25 years is 50,000, तो ये 50,000 आपको एन्युटी दी हुई है या फ्यूचर वैल्यू, चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। ये 50,000 आपको ए दिया हुआ है या एफ बी दिया हुआ है, व्हाट इज दिस? ये जो 50,000 है, व्हाट इज दिस? दिस इज ए और दिस इज एफ बी। चैट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ सभी लोग, this 50,000 is A or FB? Come on, FB, perfect, perfect, very nice, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग क्वेश्चन को एक्चुअली समझ रहे हो। If the amount of an annuity after 25 years, 25 साल के बाद 50,000 है, 25 साल के बाद 50,000 है, मतलब ये आपको 25 साल बाद की वैल्यू दी हुई है, मतलब ये आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। तो फ्यूचर वैल्यू आपको दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू आपको दी हुई है 50,000, ठीक है। टाइम आपको दिया हुआ है 25 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 0.05 और ए आपको निकालना है फाइंड द एन्युटी। तो अभी क्या होगा, एफ बी ए आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी। हमें निकालना है ए, तो ए कैसे आएगा, एफ बी ए आर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी।
इस तरह से आपका ये निकल कर आएगा। ठीक है, तो मैं FVAR, व्हाट इज FVAR? 50,000, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 0.05 डिवाइडेड बाय 1 रेज टू द पावर t, 25 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.05 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब आ जाओ इसको देखते हैं कैलकुलेटर पर। पहले हम लोग ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सॉरी ये वाला डिनोमिनेटर 0.05 डिवाइडेड बाय 1, 0.05 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू m प्लस। सर क्या जरूरत थी? जिससे आपके हाथ की मसल मेमोरी में चला जाए, जिससे ये कभी भी एग्जाम में मिस ना हो, एक आदत पड़ जाए, इसलिए 0.05 डिवाइडेड बाय 1 को भी मेमोरी में सेव करने की जरूरत थी। ठीक है, हो गया। फिर ये 0.05 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू पावर 25 करना है आपको, तो पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय MRC, दो बार आपको MRC दबाना होगा बिकॉज यू हैव टू रिमूव दिस ब्रैकेट, इज इक्वल टू M प्लस, और उसके बाद 50,000 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 1047.62। ऑप्शन बी आपका आंसर निकलकर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर निकलकर आ जाएगा। आई होप ये वाली बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है। मैं एक बार फिर से इसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर भी अब आपको दो बार MRC यूज करना होगा, आपको मेमोरी रिकॉल वाले फंक्शन का मेमोरी क्लियर वाला फंक्शन भी यूज करना होगा। ठीक है, देखो तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 1 पहले मेमोरी में डाला, 0.05 डिवाइडेड बाय 1 को मेमोरी में डाला, उसके बाद 0.05 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 0.05 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ये आ गया आपका raised to the power 25 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5, ये आ गया। माइनस 1 किया, डिवाइडेड बाय किया। अब MRC से ये तो रिकॉल हो जाएगा, बट मेरे को मेमोरी क्लियर भी तो करनी है, जिससे मैं ये पूरा का पूरा बॉक्स ब्रैकेट मेमोरी में सेव कर पाऊं। तो मैं दो बार MRC दबाऊंगा, मतलब मैं MR और MC दबाऊंगा, आपको दो बार MRC दबाना होगा। ठीक है, तो MRC इज इक्वल टू, फिर आपके सामने ही आएगा, अब आप इसको मेमोरी में डाल दोगे, M प्लस कर दोगे, और फिर आप 50,000 दबाओगे, और डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 1047.62। ये चीज हम लोग पहले बात कर चुके हैं जब हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट किया था परसों। ठीक है, तो परसों हम लोगों ने ये MRC वाली ट्रिक सीखी थी कि दो बार MRC आपको कब कब दबाना होता है। राइट, एनीवे, सो ऑप्शन बी इसका आंसर निकलकर आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अमृता कुमारी, मोहिनी बर्फा, श्रेया सिन्हा, महक, काजल पासवान, गोविंद लोहार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अभी देखना। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू accumulate 3 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 10 years if interest is compounded annually at 10%? चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये जो 3 लाख है ये क्या है, एन्युइटी है या फ्यूचर वैल्यू है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि जो 3 लाख है ये क्या है, एन्युइटी है या फ्यूचर वैल्यू है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है? हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, सो एज टू, जिससे कि अक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाए 3 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 10 years, 10 साल बाद 3 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए, तो इसके लिए कितना पैसा हर साल जमा करने की जरूरत है? तो मुझे बताओ ये 3 लाख रुपए क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से आप लोग। 234 पीपल आर वाचिंग, ओनली 123 लाइक्स आर देयर, ऑलमोस्ट मतलब 100 से भी ज्यादा लाइक्स अभी और हो सकते हैं। फटाफट से प्लीज लाइक कर दीजिए, आप लोग के लाइक से मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 3 लाख रुपीस, राइट। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, वही तो एन्युइटी होता है। तो एन्युइटी पूछा गया है, एन्युइटी पूछा गया है। सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 years, टाइम आपका 10 साल का है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग एनुअली एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली हो गया। ठीक है, तो अभी देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज a इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई बाई नॉक पी। तो a क्या आएगा? a आएगा FVAR अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी। ठीक है, ये आएगा, मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं। तो FVAR इज 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय
1 plus 0.10 divided by 1 raised to the power 10 into 1 minus 1 upon 0.10 divided by 1. ठीक है, ये आएगा. आइए इसको सॉल्व किया जाए. 0.10 divided by 1 is equal to m plus 0.10 divided by 1 plus 1 raised to the power 10, तो into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to m plus, and then you have 3 lakh rupees divided by MRC is equal to 18,823 रुपए. 18,823. 18,823.62. Option B is your answer. I'm sure सबको समझ में आ गया. बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन. वेरी नाइस. आदित्य, एमिर, मनोज, प्रणय, राजीव, अमित, काजल, रौनक, सेजल, नाधा, सर्वजीत, मानसी, रिमझिम, अनुभव, रोशनी, सर्वजीत. वेरी गुड. ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना. अगर आप में से किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, अब यहां पर बहुत मजा आएगा, समझना आप लोग. A sinking fund is created for redeeming debentures worth 5 lakh rupees at the end of 25 years. How much provision needs to be made out of profits each year provided sinking fund investments can earn interest at 4% per annum? ठीक है, अभी सुनना इसका मतलब क्या है. सबसे पहले बात करते हैं डिबेंचर क्या होता है. ठीक है, तो डिबेंचर बेसिकली एक लोन का डॉक्यूमेंट होता है. जब भी कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, डिबेंचर्स के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे जब आप लोग अकाउंट्स में पढ़ोगे. अंशुल सर आपको डिटेल में डिबेंचर्स के बारे में पढ़ाएंगे. अगर आप में से किसी ने 12th में डिबेंचर्स पढ़े हैं तो आपको ऑलरेडी पता होंगे. अगर किसी के पास 11th 12th में कॉमर्स नहीं थी, या आप अभी 11th ही करके अभी आप 12th में आए हो और देख रहे हो, तो डिबेंचर्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूं. ठीक है, डिबेंचर्स का ब्रीफ ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान रखना. राइट, तो देखो, जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी चाहे तो बैंक से लोन ले सकती है, या कंपनी चाहे तो जनरल पब्लिक से लोन ले सकती है. राइट, अगर कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इश्यू करती है तो वो लोन नहीं होता है. अगर कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स इश्यू करती है तो वो लोन नहीं होता है, क्योंकि शेयर्स रिप्रेजेंट पार्ट ओनरशिप ऑफ एनी पर्सन हु हैज द शेयर्स इन द कंपनी. अगर आज मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं तो मेरी भी रिलायंस में उतने शेयर्स जितनी ओनरशिप है. ठीक है, जरा सी ही सही, लेकिन आज मेरी भी रिलायंस में ओनरशिप है क्योंकि मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं. ठीक है, लेकिन अगर कंपनी को लोन लेना होता है और जनरल पब्लिक से लोन लेना होता है तो एक अलग डॉक्यूमेंट होता है, एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोला जाता है डिबेंचर. जिसको बोला जाता है डिबेंचर. ठीक है, अभी डिबेंचर आप मान लो, देखो डिटेल में आप लोगों को अंशुल सर पढ़ाएंगे, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूं कि डिबेंचर होता क्या है. तो डिबेंचर इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, सपोज इस पर लिखा हुआ है 100 और यहां पर लिखा हुआ है 10%. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि एक डिबेंचर की फेस वैल्यू, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए की है. एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए की है. मतलब अगर आपके पास, सपोज मैं कंपनी हूं, कंपनी निष्ठेन. ठीक है, मैं कंपनी नहीं हूं. ठीक है, मैं कंपनी नहीं हूं, मैं कंपनी नहीं हूं, ध्यान देना, मैं कंपनी नहीं हूं. इस कंपनी को लोन चाहिए, इस कंपनी को लोन चाहिए. ये कंपनी मेरे पास आती है, कहती है निष्ठेन मुझे लोन दे दो. मैंने कहा ठीक है, लोन ले लो. ठीक है, तो मैं जब कंपनी को लोन दे रहा हूं तो कंपनी मुझे डिबेंचर्स इश्यू कर दे रही है. ठीक है, सपोज मैंने कंपनी को 100 रुपए दिए, सपोज मैंने कंपनी को 100 रुपए दिए, तो कंपनी ने मुझे 100 रुपए की फेस वैल्यू का एक डिबेंचर पकड़ा दिया. कंपनी ने मुझे 100 रुपए की फेस वैल्यू का एक डिबेंचर पकड़ा दिया कि ठीक है, ये एक तरह से प्रूफ है कि निशांत तुम्हारे 100 रुपए अब मेरे पास हैं. सर यहां पर ये जो 10% लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि इस फेस वैल्यू का 10% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. अब मैंने अगर कंपनी को लोन दिया है तो कंपनी मुझे इंटरेस्ट भी तो देगी. बेसिकली है तो लोन का ही डॉक्यूमेंट नहीं है. ये जो डिबेंचर है ये होता तो लोन का ही इंस्ट्रूमेंट है. तो अगर मैंने कंपनी से डिबेंचर लिया है, अगर मैंने कंपनी से डिबेंचर लिया है, मतलब मैंने इसको 100 रुपया दिया है, मतलब मैंने कंपनी को 100 रुपए का लोन दे दिया है, तो कंपनी मुझे 100 रुपए पर इंटरेस्ट भी तो देगी. कितने परसेंट से इंटरेस्ट देगी? तो ये 10% से इंटरेस्ट देगी. ठीक है, जितने टाइम के लिए मेरे पास कंपनी का ये डिबेंचर है तो मैं कहलाऊंगा डिबेंचर होल्डर. मैं क्या कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा डिबेंचर होल्डर. ठीक है, अब लोन
इनडेफिनेट टाइम के लिए तो दिया नहीं जाता है। लोन अगर आप कभी भी लेते हो या लोन आप किसी को भी देते हो तो लोन का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है ना, कि 10 साल के लिए लोन दिया, 20 साल के लिए लोन दिया, 25 साल के लिए लोन दिया, कितने साल के लिए लोन दिया, राइट। तो अभी लोन का पीरियड जब खत्म हो जाएगा, जब लोन का पीरियड खत्म हो जाएगा तो निश्चयन को यानी मुझे कंपनी के डिबेंचर्स कंपनी को वापस करने होंगे, यस और नो। जैसे ही लोन का पीरियड खत्म हो जाएगा तो मुझे ये डिबेंचर, ये कागज जो इस बात का सबूत है, जो इस बात का प्रतीक है कि मैंने कंपनी को 100 रुपए उधार दिया, जैसे ही वो लोन की ड्यूरेशन खत्म होगी कंपनी मुझे 100 रुपए वापस कर देगी और मैं कंपनी को ये डिबेंचर वापस कर दूंगा। आई होप एकदम बात समझ में आ रही है, एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूं, एकदम कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं। इनिशियली कंपनी को लोन की जरूरत थी, कंपनी को जब लोन की जरूरत थी मैंने कंपनी को 100 रुपए दिए, कंपनी ने मुझे उसके बदले डिबेंचर दे दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर्स। जैसे आपका इशू ऑफ शेयर्स होता है वैसे ये हो गया इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अब 25 साल के बाद जब कंपनी का लोन खत्म हो गया, जब लोन की जरूरत कंपनी को खत्म हो गई तो कंपनी मुझे मेरा 100 रुपया वापस कर देगी और मैं कंपनी को डिबेंचर वापस कर दूंगा, ठीक है। मैं कंपनी को डिबेंचर वापस कर दूंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अभी सुनना, कंपनी ये करना क्या चाह रही है? एक सिंकिंग फंड क्रिएट करना चाह रही है। सर ये सिंकिंग फंड क्या होता है? अभी बताता हूं। अभी फॉर द टाइम बिंग आप इसको बस बैंक समझ लो, फॉर द टाइम बिंग आप इसको बैंक समझ लीजिए, ठीक है। तो कंपनी ने एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि इसको डिबेंचर्स को रिडीम करना था, क्योंकि इसको डिबेंचर्स को रिडीम करना था, ठीक है। डिबेंचर्स को रिडीम करना था मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दो और उनसे अपना डिबेंचर वापस लो। रिडेम्पशन का यही तो मतलब होता है, ठीक है। जब कंपनी ने मुझे डिबेंचर दिया तो इसको क्या बोला गया? इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। कंपनी ने मुझे डिबेंचर इशू किया। अब जब लोन का पीरियड खत्म हो गया तो आई विल गिव द डिबेंचर बैक टू द कंपनी एंड कंपनी विल गिव मी माय मनी बैक, ठीक है। अगर आप किसी को भी लोन देते हो तो लोन का पैसा वापस लेते हो ना, ठीक है। अगर आप किसी को लोन देते हो तो लोन का पैसा वापस लेते हो ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप वापस लेते हो ना। ऐसा थोड़ी होगा कि कल को अगर मैं आपको लोन दो, कल को सपोज मैंने कालेर से लोन लिया, कल को अगर मैंने कालेर से लोन लिया, ठीक है, और कालेर से मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। कालेर बहुत अमीर आदमी है, कालेर ने मेरे को 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया और मैं उसको 10% का इंटरेस्ट देता जा रहा हूं, तो क्या कालेर सिर्फ इसी से खुश होता रहेगा कि 10% का इंटरेस्ट आ रहा है? क्या कालेर सिर्फ इसी से खुश होता रहेगा कि उसको 10% का इंटरेस्ट आ रहा है? नहीं ना। 10 लाख रुपए हर साल आ रहा है उसको, क्या वो इससे खुश होगा? नहीं ना। आफ्टर द पीरियड ऑफ द लोन, आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन, कालेर वुड वांट मी टू रिटर्न हिज 1 करोड़ रुपीस बैक टू हिम ना। कालेर का मन करेगा ना कि मैं उसको वापस 1 करोड़ रुपए भी तो वापस दूं, ठीक। तो अभी अगर मैंने कंपनी को 100 रुपए का लोन दिया है तो 25 साल बाद जब लोन का पीरियड खत्म होगा तो मैं चाहूंगा ना कंपनी मेरा 100 रुपया मुझे वापस दे, और तभी तो मैं कंपनी का डिबेंचर उसको वापस दूंगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर कंपनी को डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, अगर कंपनी को डिबेंचर्स वापस लेने हैं तो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना पड़ेगा। Yes, if the company wants me to give the debenture back, then company will have to give me money, right? तो अब देखो यही बात है। इसी काम के लिए एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया गया। सिंकिंग फंड आप बेसिकली एक ऐसा फंड मान लो जिसमें आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है, कंपाउंड होता रहता है, ठीक है। फॉर द टाइमिंग आप बस इतना समझ लीजिए कि सिंकिंग फंड बेसिकली अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। फंड का मतलब क्या होता है? फंड का मतलब होता है कि ये वाला पैसा सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज होगा। आप लोगों ने अगर वो पिक्चर देखी होगी, कौन सी पिक्चर थी यार वो, मुझसे शादी करोगी या कुछ तो थी, ठीक है। तो उसमें सलमान खान पता है क्या करता है? उसमें सलमान खान ना 3 घड़े रखता है अपने रूम में, 3 घड़े रखता है। ये पता नहीं कैसा घड़ा बन गया ये, ठीक है। 3 घड़े रखता है। एक घड़े पे लिखता है मां की आंख के ऑपरेशन के लिए, दूसरे घड़े पर लिखता है बहन की पढ़ाई के लिए, और तीसरे घड़े पे कुछ और लिख देता है, ठीक है। तो अब इस घड़े में जितना भी पैसा डालता है, इस घड़े में ये जितना भी पैसा डाल रहा है, वो ये वाला पैसा कहां यूज होगा? ये मां की आंख के ऑपरेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। इस वाले घड़े में सलमान खान जितना भी पैसा डालता रहेगा ये मां की आंख के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होगा। इस वाले घड़े में जितना भी पैसा डालता रहेगा वो बहन की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये फंड बना रहा है सलमान खान, समझ लो आप। तो दिस इज व्हाट अ फंड इज। फंड का मतलब वो पैसा अब और किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, वो पैसा सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज होगा जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है, ठीक है। और सिंकिंग फंड का क्या मतलब होता है? सिंकिंग फंड में जब आप पैसा डालते हो तो वो पैसा आपका मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे यहां पर सलमान खान ने भी गुल्लक में बनाई ये घड़ा, मिट्टी का घड़ा गुल्लक टाइप का,
ठीक है, तो यहां पर सलमान खान ने भी घड़े में पैसा डालना शुरू किया, पर क्या ये घड़ा अपने आप पैसे को मल्टीप्लाई करेगा? क्या ये पैसा अपने आप क्या ये घड़ा अपने आप सलमान खान को इंटरेस्ट वगैरह देगा? नहीं। तो फंड ये भी है, लेकिन क्या ये सिंकिंग फंड है? नहीं, ये सिर्फ एक फंड है। बेसिकली आपने अपनी अलमारी के एक लॉकर में सारे पैसे डालने शुरू कर दिए कि इस लॉकर से तो पैसे मैं बाहर निकालूंगा फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पार्टी के लिए ही इस पैसे को निकालूंगा। दैट इज फंड, पार्टी फंड। ठीक है, दैट इज पार्टी फंड। लेकिन क्या आपकी अलमारी का लॉकर आपको इंटरेस्ट देगा? क्या उसमें कंपाउंडिंग करेगा? द आंसर इज नो। ठीक है, तो सिंकिंग फंड फंड है। फंड किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। यहां इन्होंने फंड बनाए हैं डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए, और क्योंकि ये सिंकिंग फंड है इसलिए वो पैसे को मल्टीप्लाई करता रहेगा बाय कंपाउंडिंग। ठीक है, अभी एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे हम लोग बहुत आराम से। देखना, A sinking fund is created for redeeming debentures worth 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना है। 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना है, मतलब कंपनी नीड्स 5 लाख रुपीस। कंपनी के पास 5 लाख होंगे तभी तो वो डिबेंचर होल्डर्स को देगी। ठीक है, कंपनी के पास जब 5 लाख होंगे तभी तो वो डिबेंचर होल्डर्स को देगी। ठीक है, तो कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए। कब चाहिए? एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। कंपनी को 5 लाख रुपए 25 साल बाद चाहिए, और उसके लिए कंपनी ने आज से सिंकिंग फंड बनाना शुरू कर दिया। समझ रहे हो क्वेश्चन? कंप्लीटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हो, आपकी लाइफ के लिए कंप्लीटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें ये कोई मैथ्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तभी मैं आपसे कह रहा था कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा वो कह क्या रहा है। ठीक है, तो अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड, एक सिंकिंग फंड बनाया गया। क्यों बनाया गया? डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। डिबेंचर्स को रिडीम करने हैं आपको। ठीक है, कितने रुपए के? 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को आपको रिडीम करना है। कब करना है? 25 साल बाद करना है। 25 साल बाद करना है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि हर साल अपने प्रॉफिट में से कितना पैसा कंपनी इस सिंकिंग फंड में डालती रहे। हर साल प्रॉफिट का कितना पोर्शन कंपनी सिंकिंग फंड में डालती रहे। हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ईच ईयर। हर साल प्रॉफिट में से कितना प्रोविजन बनाती हुई कंपनी चलती रहे, प्रोवाइडेड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स कैन अर्न इंटरेस्ट एट 4% पर एनम। बेसिकली हो क्या गया कि आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर दी हुई है 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 0.04, टाइम आपको दिया है 25 साल, और आपसे पूछा जा रहा है हर साल कितना इन्वेस्ट करें। कंप्लीटली अ प्रॉब्लम दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन वेरी वेल फेस। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आपके पास आकर क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि सर मेरी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर 3 लाख है, मेरा टाइम 25 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो बताओ मेरी एन्युइटी कितनी होगी। आपके पास क्लाइंट आके ऐसे थोड़ी बोलेगा। आपके पास तो क्लाइंट आके ये बोलेगा ना कि सर देखिए मेरे को ना डिबेंचर्स रिडीम करने होंगे 25 साल बाद। 25 साल बाद अगर मैं डिबेंचर्स को रिडीम करूंगा तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि 5 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है मेरे पास, और मैंने रिडेम्पशन एट पार बोला हुआ है। ठीक है, तो 25 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए चाहिए होंगे अपने डिबेंचर होल्डर्स को देने के लिए। अब अगर मैं 25 साल तक कुछ नहीं बचा के रखूंगा तो अचानक से 25 साल बाद मेरी पॉकेट पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा। ठीक है, अचानक से कंपनी की पॉकेट पर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा। अचानक से 5 लाख रुपया कैश कहां से लाएगा? ठीक है, तो कुछ उपाय बताएं। अब आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को उपाय बताएंगे। क्या उपाय बताएंगे? कि बच्चा एक सिंकिंग फंड ओपन कर लो, एक सिंकिंग फंड क्रिएट कर लो। सिंकिंग फंड से तुम्हें 4% का इंटरेस्ट मिल जाएगा 25 साल तक। हर साल अगर तुम इतना पैसा डालते जाओगे तो 25 साल बाद तुम्हारे पास 5 लाख रुपया सिंकिंग फंड से आ जाएगा। तो तुम्हारी पॉकेट पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और तुम डिबेंचर होल्डर्स को पैसे भी पूरे के पूरे चुका पाओगे। ठीक है, तो आज उसको देखते हैं। तो यही है, एक बार फिर से वन लास्ट टाइम रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड, एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया गया। क्यों क्रिएट किया गया? डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। डिबेंचर्स को रिडीम करने का मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दो, उनसे अपना डिबेंचर ले। ठीक है, डिबेंचर्स को रिडीम करना, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दो और उनसे अपना डिबेंचर वापस ले। ठीक है, ऑलराइट, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को आपको रिडीम करना है, 25 साल बाद आपको रिडीम करना है। एकदम क्लियर लैंग्वेज, अब आपको एकदम क्लियरली लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। सिंकिंग फंड क्रिएट किया गया फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वर्थ 5 लाख रुपीस आफ्टर 25 इयर्स। ठीक है, 25 साल बाद 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स आपको रिडीम करने, उसके लिए आपने आज सिंकिंग फंड क्रिएट किया। हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ईच ईयर, तो हर साल प्रॉफिट में से कितना प्रोविजन बनाए इफ द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स कैन अर्न एट 4% पर एनम। ठीक है, यहां तक की बात आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी। यस, वेरी नाइस समीर, बिल्कुल सही कहा आपने। दिस इज अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो FVAR क्या होगा?
a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 आई बाई नॉक पी। ठीक है, ऑलराइट, तो a क्या हो जाएगा आपका, अरे यार ये तो उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहां कर देता हूं, ये आया a, सॉरी ये आया FVAR और ये आ गया, ठीक है, FVAR आपका 5 लाख रुपए का आ गया अपॉन 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 25 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.04 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है जी, गेटिंग इट एवरीवन, गेटिंग इट, चलो आ जाओ, अब देखो, अब आओ देखो, 0.04 divided by 1 is equal to m plus 0.04 divided by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5 minus 1 is equal to divided by MRC, MRC is equal to m plus 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय MRC is equal to 12,005 यानी 12,006। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। वेरी गुड, अंशिका, राजीव, तिलकराज, नाधा, एमीर, राजीव, ओडी राय गेमिंग, रिमझिम, चंचल, अनुभव, अभिराज, काजल, नादा बॉय, सर्वजीत, वेरी गुड। ठीक है, एक आध दो कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है तो मैं उनको एड्रेस कर देता हूं। पहली बात तो किसी लड़की ने कहा था कि सर ये तो कोई भी बता देगा, क्या आप 4 दिन पहले या 1-2 हफ्ते पहले आप ये बताने की पोजीशन पे थे? नहीं थे। ठीक है, ऑफ कोर्स एक बार आपके पास अगर टूल्स सीख लिए तब तो कोई भी बता देगा, बट फॉर दिस यू हैव टू हैव दिस नॉलेज ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसी तुच्छ नजरों से बिल्कुल मत देखो कि ये तो कोई भी बता लेगा, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या काम। आप बता सकते थे 2 हफ्ते पहले तक, आप परसों से पहले तक बता सकते थे, आई एम श्योर आप नहीं बता सकते थे। दूसरा डाउट आया कि सर इस पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि प्रॉफिट से बस प्रोविजन बना लिया, असाइड रख दिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपको तब मिलेगा जब आप किसी एक सिंकिंग फंड स्कीम में इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, बैंक्स में यूजुअली स्कीम्स होती हैं, बैंक्स में यूजुअली आपकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चलती रहती हैं कि आप इस वाले पैसे पर 25 साल तक के लिए हर साल की, जैसे आपने सुना होगा ना SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, व्हाट इज SIP? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपने सिस्टमैटिकली हर साल 12,006 रुपए अगर इन्वेस्ट किया, हर साल सिस्टमैटिकली अगर आपने 12,006 रुपए इन्वेस्ट किया, तो वो लोग फिर आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे जिनका भी ये सिंकिंग फंड वाली स्कीम चल रही होगी, एंड दैट पीपल विल कीप ऑन गिविंग यू इंटरेस्ट, और फिर आपका 25 साल बाद 5 लाख रुपए बन पाएगा। ठीक है, तो whoever was asking कि सर इस पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, मतलब आई सीरियसली अडोर, आई सीरियसली अप्रिशिएट द वे यू आर थिंकिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, जिसने भी पूछा था मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि बस प्रॉफिट में से पैसा निकाल कर रख लो। ठीक है, तो ये आपने उससे शायद रिलेट कर लिया कि ये तो सलमान खान के घड़े जैसा हो गया कि प्रॉफिट में से पैसा 12,006 रुपए निकाल निकाल के घड़े में डालते जा रहे हो। ठीक है, तो वो वाला फंड आपको इन्वेस्टमेंट, वो वाला फंड आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, लेकिन जहां पर भी ये सिंकिंग फंड की स्कीम चल रही होंगी वहां पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अनदर बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, आओ देखते हैं इसको। A machine costs 5,20,000 rupees with an estimated life of 25 years. ध्यान देना, ये भी completely practical question है आपके लिए, completely practical question. Again, a question which a chartered accountant must know, which a chartered accountant could face in his actual practice, right? A machine costs 5,20,000 रुपए with an estimated life of 25 years. ठीक, क्वेश्चन पढ़ना। A sinking fund is created to replace it by a new model at 25% higher cost after 25 years with a scrap value realization of 25,000. ठीक है, what amount should be set aside every year if the sinking fund investments accumulate at 3.5% compound interest per annum? मैं इस क्वेश्चन का आपको मतलब समझाता हूं, ध्यान देना क्वेश्चन के मतलब पर। ठीक है, ध्यान देना। आपके पास एक क्लाइंट आया है, समझना, अभी पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो आपको स्टोरी बता रहा हूं वो स्टोरी समझना, प्रॉब्लम समझना, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। क्लाइंट आया आपके पास, कहते हैं सर मैंने मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए की, 5,20,000 रुपए की। ठीक है, क्लाइंट आया आपके पास, क्लाइंट ने आपसे कहा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्लाइंट आया आपके पास, क्लाइंट ने आपसे कहा कि सर मैंने 5,20,000 रुपए की मशीन खरीदी है। ठीक है, आपने कहा ठीक है बड़ी बधाई हो, आपकी नई मशीन आपने खरीदी है, बधाई हो।
ठीक है, अब क्लाइंट कह रहे हैं कि सर दुकानदार ने मुझे बताया कि ये मशीन 25 साल चलेगी, ठीक है, और 25 साल बाद मेरा बिजनेस तो बंद होगा नहीं। बिजनेस हम लोग कैसे करते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से। अकाउंटिंग हम लोग गोइंग कंसर्न से करते हैं ना। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि द बिजनेस विल कंटिन्यू टू गो ऑन फॉर अ फोर्सिएबल पीरियड, ठीक है, फॉर अ फोर्सिएबल पीरियड बिजनेस विल कंटिन्यू टू गो ऑन, राइट। तो क्लाइंट आपसे कह रहा है कि सर मैंने 5,20,000 रुपए की मशीन खरीदी, इस मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 25 ईयर्स है, 25 साल बाद मुझे इस मशीन को कबाड़ में बेचकर एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। 25 साल बाद मुझे इस मशीन को कबाड़ में बेचकर एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, लेकिन क्या 25 साल बाद भी यह मशीन 5,20,000 की ही मिलेगी? द आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट। 25 साल बाद भी क्या यह मशीन आपको 5,20,000 की मिलेगी? नहीं। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 साल बाद जब आप ये मशीन खरीदोगे तो एक नया मॉडल खरीदोगे, एक नया मॉडल खरीदोगे जिसकी कॉस्ट 25% ज्यादा होगी, जिसकी कॉस्ट 25% ज्यादा होगी। तो कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 25 इयर्स, कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 25 इयर्स क्या होगी? आज की कॉस्ट है 5,20,000, इसमें 25% ऑफ 5,20,000 आप और जोड़ दीजिए, ठीक है। 5,20,000 आज की कॉस्ट है, इसमें 25% आप और जोड़ दीजिए, तो देखो क्या आता है, 5,20,000 इंटू 25% प्लस 5,20,000 कितना आता है? 6,50,000 आता है। तो 25 साल बाद मुझे 6,50,000 रुपया चाहिए होगा मैं इस मशीन को एक नए मॉडल से रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। आई विल बी नीडिंग, द क्लाइंट इज टेलिंग दैट आई विल बी नीडिंग 6,50,000 रुपीज। द क्लाइंट इज टेलिंग यू आई विल बी नीडिंग 6,50,000 रुपीज आफ्टर 25 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स, ठीक है। ओके, ट्विस्ट ये है कि 25 साल बाद आप इस पुरानी मशीन को कबाड़ में बेचोगे, 25 साल बाद आप इस पुरानी मशीन को कबाड़ में बेचोगे और कबाड़ी वाला आपको 25,000 रुपए दे जाएगा, कबाड़ी वाला 25,000 रुपए आपको दे जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप ऐसे फ्यूचर में देख रहे हो, अभी खड़े होकर अगर आप 25 साल बाद देख रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि 25 साल बाद आई विल हैव टू परचेज अ न्यू मशीन जिसकी कॉस्ट उस समय एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी? 6.5 लाख रुपए होगी, ठीक है। अभी अगर आप यहां पर खड़े होकर 25 साल बाद देख रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि 25 साल बाद आई विल हैव टू परचेज अ न्यू मशीन जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 6.5 लाख रुपए होगी। आप यहीं पर खड़े होकर 25 साल बाद देख रहे हो कि आपने इस पुरानी मशीन को कबाड़ में बेच दिया और कबाड़ी वाला आपको 25,000 रुपए देकर जा रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 25 साल बाद कबाड़ी वाले ने अगर आपको 25,000 रुपए दे दिए, तो आपको नई मशीन खरीदने के लिए अपनी जेब से कितना पैसा लगाना होगा? समझना बात को। 25 साल बाद आपको 6.5 लाख रुपए की नई मशीन तो खरीदनी है, ठीक। 6.5 लाख रुपए की आपको नई मशीन खरीदनी है। कबाड़ी वाला आपको 25,000 रुपए देकर जाएगा, कबाड़ी वाला आपको 25,000 रुपए देकर जाएगा, तो आपको अपनी जेब से कितना पैसा लगाना पड़ेगा? आपको अपनी जेब से 6,25,000 रुपए ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी जेब से तो सिर्फ 6,25,000 रुपए लगाना पड़ेगा ना। आपने पुरानी वाली मशीन 25 साल बाद बेची, कबाड़ी वाले ने आपको 25,000 रुपए दे दिया, राइट। नई मशीन कितनी आई? 650 की आई, तो 25,000 तो वहां से सेट ऑफ हो गए और आपको अपनी जेब से कितना लगाना पड़ा? अपनी जेब से आपको लगाना पड़ेगा ओनली 6,25,000, ठीक है। तो स्क्रैप रियलाइजेशन क्या हो जाएगा आपका? स्क्रैप रियलाइजेशन हो रहा है 25,000 का, स्क्रैप रियलाइजेशन हो रहा है 25,000 का। तो अमाउंट रिक्वायर्ड आफ्टर 25 years is equal to 6,50,000 minus 25,000, यानी 6,25,000। इतना पैसा आपको चाहिए 25 साल बाद, ठीक है। इतना पैसा आपको चाहिए 25 साल बाद। बस बात एकदम क्लियर है। सिंकिंग फंड आपको 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। हर साल कितना कितना पैसा इस सिंकिंग फंड में हम लोग जमा करते रहे। एन्युइटी आपसे पूछिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर आपको दी हुई है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो। अ मशीन कॉस्ट्स 520 विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 years, ठीक है। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड to replace it by a new model at 25% higher cost after 25 years with
स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000। इस लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है, तो प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाले क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। जिन जिन क्वेश्चंस का याद रखना, पहली वाली क्लास में मैंने आपको रिवीजन करने का क्या तरीका बताया था, ठीक है, याद रखना प्लीज, राइट। तो ये वाले क्वेश्चंस, जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ते समय लग रहा है कि भाई साहब ये तो क्या ही खतरनाक चीज आ गई, वैसे है नहीं खतरनाक, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे एकदम बाएं हाथ के खेल बन जाएगा ये। ऑल्दो ये मेरा राइट हैंड है, बाएं हाथ का खेल बन जाएगा ये, ठीक है, बट यूल हैव टू बी कंसिस्टेंट, यूल हैव टू बी फोकस्ड एंड यूल हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग। उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, राइट। तो देखो, अ मशीन कॉस्ट 5 लाख रुपए, 5,20,000 रुपए विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 years. A sinking fund is created to replace it with a new model at 25% higher cost after 25 years with a scrap value realization of 25,000 rupees. तो ये अब आपको समझना होगा। क्वेश्चन आपको ऐसे स्टोरी नहीं बताएगा जैसे स्टोरी मैंने बताई आपको कि पुरानी मशीन बेचेगा, कबाड़ी वाला 25 देगा, ये आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको यही बोलेगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हो, इस लैंग्वेज को पढ़ के आपको खुद इंटरप्रेट करना होगा कि स्क्रैप वैल्यू कब मिलती है, स्क्रैप वैल्यू कब मिलती है, क्या नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू मिलती है, नहीं। तो कॉमन सेंस है कि स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन लिखा हुआ है अगर, इसका मतलब क्या है कि पुरानी मशीन बेची जाएगी, उसी से तो स्क्रैप वैल्यू आएगी, ठीक है। किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर ये कहां लिखा है कि पुरानी मशीन बेची उसी से स्क्रैप वैल्यू आएगी। ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पुरानी मशीन को ही तो बेचोगे ना, पुरानी मशीन को ही तो कबाड़ में बेचोगे। नई नई मशीन आएगी, उसको नई नई मशीन खरीदते ही कबाड़ में थोड़ी बेच दोगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, आपने एक सिंकिंग फंड बनाया एक नई मशीन खरीदने के लिए जो कि 25 साल बाद 6.5 लाख रुपए की कॉस्ट करेगी, लेकिन 25 साल बाद आप जब पुरानी मशीन को बेचोगे तो आप कबाड़ी वाला आपको 25,000 रुपए देकर जाएगा, तो आपको अपनी जेब से कितना लगाना पड़ेगा, 6,25,000 रुपए। यही आपकी बन जाती है फ्यूचर वैल्यू, यही आपकी बन जाती है फ्यूचर वैल्यू। टाइम आपको दिया है 25 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, आपको अमाउंट ऑफ एन्युटी निकालना है। 6,25,000 रुपए, okay, let's see, 0.035 divided by 1 is equal to m plus 0.035 divided by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to m plus 6,25,000 divided by MRC is equal to 16,046 is your answer. 16,046 is your answer. तो यहां पर क्लोजेस्ट क्या है, क्लोजेस्ट ये है 16,050, क्लोजेस्ट यही है ना, ये भी क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है। तो अगर आपके पास चारों ही ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे तो जो क्लोजेस्ट होगा वही आपका आंसर होगा। तो 16,050 इज योर आंसर, ठीक है सर, 16,050 आपका आंसर निकलकर आ जाता है। आई होप ये वाली बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है, राइट। फटाफट से आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। इफ यू एक्चुअली अंडरस्टूड द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस एंड यू लाइक्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिबेंचर्स, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। एंड कैलकुलेटर के लिए कौन सा वीडियो देखूं सर, कैलकुलेटर के लिए एसके सत्यम गेमिंग LTR पहली क्लास से देखिए, क्योंकि कैलकुलेटर हर क्लास के बीच बीच में आपको बताया हुआ है और क्लास में जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी वैसी कैलकुलेटर ट्रिक्स आपको बताते रहता हूं। और जब भी कोई नई कैलकुलेटर ट्रिक इंट्रोड्यूस करता हूं तो उसको कई बार बहुत स्लोली प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है। तो आप यहां पर नए आए होंगे इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है एक लिंक www.livedaily.me/CA-livedaily, उस पर जाकर CA फाउंडेशन मैथ्स निशांत कुमार नवंबर 22 वाले टैब पर जाकर आप शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं वो सारी देख सकते हैं। और सीक्वेंशियली अगर आप क्लासेस को देखेंगे तो ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी, ना तो आपको कैलकुलेटर में दिक्कत आएगी और ना ही आपको किसी और चीज में दिक्कत आएगी, ठीक है। एनीवे, सो दिस इज डन नाउ। अब आ जाओ सर इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए मेरे को टाइम चाहिए होगा और आज मेरे पास टाइम है नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा आपका, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन, एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, जाने दो इसको, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जाने दो,
ठीक, जाने दो इसको, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन कर लेना होमवर्क में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1,000 rupees is invested at the end of each month in an account paying interest at 6% per year compounded monthly. What is the future value of this annuity after 26th payment? ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लो। जो दो क्वेश्चंस अभी इसके पहले वाले हैं वो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा, तभी आपसे हो पाएंगे। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ठीक है, हमारा एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 24th ऑफ अप्रैल, दिसंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये उस बैच के हाइलाइट्स हैं, ये उस बैच का टाइम टेबल है। प्लीज यूज माय कोड निश10 और यहां पर अप्लाई कर देना, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा टिल 14th ऑफ अप्रैल। अगर उसके बाद ये ऑफर एक्सटेंड होता है तो आई डोंट नो, हो भी सकता है। तो कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा, लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपको वहां पर अपना गोल सेलेक्ट करना होगा सीए फाउंडेशन का, और उसके बाद आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आना होगा। जब आप यहां सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आओगे तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक और सेंटर वाले। आप सिंपली गेट प्लस पर क्लिक करोगे और यहां पर आप मेरा कोड एंटर कर दोगे निश10। निश10 करने के बाद आप इसको करोगे अप्लाई, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप यहां पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हो तो आप इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहां पर सीए इंटरमीडिएट को भी ऐड कर सकते हो। तो सिर्फ 42,066 रुपीज में आप 2 साल की वैलिडिटी के लिए सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं। कल हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे, होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का ही, बट दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन तो अकाउंट्स में होता था, यहां पर भी हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे और आप देखोगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कैसे आप लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।